पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर दें। तत्पश्चात अपने सीट पर स्थान बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से ठंडा पानी पिए। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न बोधिसत्व महामानव ज्ञान पुरुष का आज 132वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी आजाद एवं बूंदी की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें आज ये नवल सागर पार्क से वाहन रैली के रूप में पूरे बाजार में होते हुए बाबा साहब के सर्किल पे आई है। बाबा साहब का जो सपना था कि हमारा जो देश है उसका उद्धार कैसे हो, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जिस तरीके से लोग बाग कुछ आज़ादी की बात कर रहे थे, सब अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, तो बाबा साहब ने उस टाइम सोचा कि मेरा जो एक तबका है जिसे हम दलित कहते हैं उनका क्या होगा। तो बाबा साहब ने उस समय से ही ये ठान लिया था कि ये सब तो पहले से भी आगे हैं, लेकिन मेरे जो दलित भाई हैं इनका क्या होगा। इसलिए बाबा साहब ने दलित उत्थान के लिए संपूर्ण कार्य करवाए। बाबा साहब ने उस टाइम कहा था, जब लोकपाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने नारा लगाया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी दलितों में पैदा होते तो उनका नारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार न होकर दलितों का उत्थान करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा साहब ने हमारे लिए जो हमारा दबा कुचला तबका था उसके लिए कार्य किया और आज उनको संपूर्ण देश ही नहीं विश्व में माना जा रहा है। वो विश्व पुरुष है, विश्व में उनको ज्ञान की वो उपाधि दी है कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इस तरह से आज ये जो रैली है बाबा साहब के सर्किल पे आकर समापन हुई है। यह बात सही है कि आज भी हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिसका मैं खुद बूंदी निवासी हूँ। कुछ दिनों पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारे बूंदी जिले में आज भी सामाजिक समरसता का अभियान जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन चला रहा है। हम इन प्रशासन वालों से ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। इसका मतलब ये मानते हैं कि आज भी हमारे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारे साथ यहाँ असमानता का व्यवहार हो रहा है। वही कारण है कि आज भी दलितों के गाँव में जो बारातें हैं उनको रोकी जाती है और उनको बंदोरी निकालने के लिए भी प्रशासन को खुद को वहाँ जाना पड़ता है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि जिस तरीके से हमारे दलित समाज के बारात को रोकने की बात भी आती है, तो ये भी कहता है कि इस तरीके से रोका जाएगा, उसी टाइम अपराध कमिट हो जाता है। उनको बारात तो निकलवानी चाहिए, लेकिन जो आदमी रोकने वाले हैं उनके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एट्रोसिटी एक्ट की पालना सही तरीके से कर ली जाए तो शायद 10 या 20% जो अत्याचार कम हो सकते हैं, और ये आप और हमको जागरूक होना है। जिला परिषद उप जिला प्रमुख नरवाला, समाज के जिला अध्यक्ष कुणाल जी, उदय सिंह देवाल, पूर्व वित्त राज्य मंत्री का स्वागत है। तो श्रीमान बाबूलाल जी से निवेदन करें। बाबूलाल जी देखियो, बाबूलाल जी मावर का स्वागत है। तो
लक्ष्मण जी बैरवा का स्वागत करेंगे। श्रीमान गोपीलाल जी बैंक मैनेजर लक्ष्मण जी बैरवा का स्वागत करेंगे। सम्माननीय रामनारायण जी मीणा साहब, इस कार्यक्रम में हमारी बूंदी नगर परिषद की सभापति हेमंत जी वर्मा और डाबोरिया साहब से निवेदन करूंगा क्या इनका सभापति जी का स्वागत करेंगे। साहब महेंद्र जी, बील समाज के अध्यक्ष जी, जिला परिषद की पूर्व उप प्रमुख श्रीमती आशा मीणा जी, मीणा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष जोधराज जी मीणा साहब, सम्माननीय अंदिलाल जी, सभी, क्योंकि कार्यक्रम सभी समाज के अध्यक्षगण हैं, मंच पर सभी का नाम लूंगा, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, काफी अतिथि साहिबान को बोलना है। मैं तो आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह में आप यहाँ पधारे, समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप तैयार रहें, सत्ता की चाबी लेने के लिए प्रयास करें। अगर वो आपने ले ली है तो कब तक मांगने वाले रहे? अरे हम देने वाले बने ना जब जाके। तो मैं मेरे उद्बोधन को समाप्त कर रहा हूँ कि नीचे से अधिकारों की बात करनी है और SC/ST का विकास करना है तो सत्ता की चाबी की बात करनी है। जय भारत, जय भीम, जय संगठन। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। इनको मत का अधिकार तो सबको दिया ही है, लेकिन इनकी स्थिति को सुधारने का जो कार्य किया है बाबा साहब ने किया है। इसके अलावा बाबा साहब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आधुनिक भारत का निर्माता भी आप उनको कह सकते हैं। आगरा, नांगल और जो है अनेक जो बड़े जो डैम हैं, जो सिंचाई के साधन बने, लाखों हेक्टेयर भूमि को जिनसे सिंचित किया गया, उसकी आधारशिला अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रारंभ में उन्होंने रखी। उसके बाद में आदरणीय नेहरू जी प्रधानमंत्री जी ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उनको फलीभूत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन कई जो पढ़े लिखे मित्र वो जानने लगे हैं, क्योंकि आप साहित्य में आने लगा है, अखबारों में आने लगा है, हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आने लगा है, इसलिए जानने लगे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन के पीछे आदमी बाबा साहब के कृतित्व का हम कहाँ जो है उनको जो है कितना से जानते हैं, हमें अपने आप पे चिंतन करना चाहिए और बाबा साहब की उस कृतित्व को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व की तरह से अपने आप को बनने की कोशिश की जानी चाहिए और उन्होंने जो दिया है समाज में उसको संरक्षित करने का काम किया जाना चाहिए। आप लोगों का जो बहुत बड़ा हम लोगों का जो बहुत बड़ा जो वर्ग है आज जो संघर्ष कर रहा है, उनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ, हम संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम उनके दिए हुए जो हथियार है, मैं हथियार के शब्द यूज करना चाहूँगा, उनको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आज जो निजीकरण बढ़ रहा है, फिर मैं कहूँगा मेरी मर्यादाएं हैं, मैं सरकारी सेवक पहुँचा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, हर जगह जो है जो हमारी संस्थाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इनको नीलाम करके और निजीकरण को सौंपा करके उनको सौंपा जा रहा है। आपका जो आरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है आपको ऊंचा उठाने के लिए, वो अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त प्राय होने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, समय की मर्यादा को और अपने राष्ट्र की मर्यादा को पहचानते हुए ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। चौधरी साहब, ये विशिष्ट सेवा सम्मान अम्बेडकर प्रहलाद कुमार मौजूद हो। सब
अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से अपने अपने एरिया में सर्वोत्तम कार्य करने बर्दीलाल जी अपना सम्मान प्राप्त करें। मौजूद हो प्राप्त करें। सुखदेव जी बेरवा यहाँ मौजूद हो, मैं नाम पुकार रहा हूँ। रेखा जी सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान महेंद्र जी बेरवा, महेंद्र जी बेरवा जी डागर, शंकर जी डागर, हेमपाल जी राठौर अपना सम्मान। प्रसाद मेघवाल, राकेश जी मेघवाल, आगे रमेश कुमार जी ठेकेदार, राम सिंह मीणा मौजूद हो, मंच पर विराजमान। हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो युवा भाई हैं, हम उनके बाबा साहब के रास्ते पे चलने का एक संकल्प लें और उनका अनुसरण करें और एक नए एक फौज तैयार हो जो सिर्फ उनके सिद्धांतों को आदर्श मानते हुए अपने देश के लिए काम करें। तो आज इस संकल्प का दिन है और हर साल हमेशा जब जयंती आती है तो इसी संकल्प के साथ कुछ युवा तैयार हो। अगर इस संकल्प को 10 आदमी भी आज लें तो एक लंबे एक फौज का धीरे धीरे गठन होगा जो इनके सिद्धांतों का आगे पथ प्रदर्शन करेगी। और आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। हमारे विधायक महोदय रामनारायण जी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री भाई साहब हरिमोहन जी और सभी सम्मान्य मंच, सभी आए हुए हमारे सभी सम्मान्य, सबको सादर जय श्री कृष्ण। 14 अप्रैल 1891 महू जिले में आपका जन्म हुआ। आपने पूरे जीवन संघर्ष में बिताया और शिक्षा में मेधावी छात्र होने के नाते आप विदेश में स्कॉलरशिप प्राप्त कर पढ़ने गए और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके जब लौटे तो संविधान निर्माण का कार्य आपको सौंपा गया, जो कि विविधता जो हमारे देश में थी उसको लेकर उन्होंने हम बड़े ढंग से संविधान का निर्माण किया। छुआछूत, शिक्षा का विकास, छुआछूत को हमेशा के लिए मिटाने का आपका भरसक प्रयास रहा। संघर्षपूर्ण जीवन से हम सब को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से संघर्ष में जीवन के बाद भी आपने इतना महान कार्य किया और आज भी अखंडता में एकता हमारा देश जो चल रहा है और उनकी नीतियों को हमें धारण करना चाहिए, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आगे इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित पहचाने मोदी के लिए राजस्थान के जो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, सम्मानीय बहन आशा जी, आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम में समय देने वाले बाबा साहब को नाम को प्रसारित करना और उसी भावना में चलने वाले मेरे पड़ोसी गांव के रहने वाले आजकल तकलीफ होती है, जानते भी हैं। उस वर्ग को इस हिंदुस्तान में आगे बढ़ाया जा रहा है जिस वर्ग के साथ सदियों से अन्याय अत्याचार हो रहा था। और उसकी एक मिसाल ये है, जो मात्र एक्शन है, गलती से मैंने इनसे पूछा, ये बहुत विचारणीय चीजें मंच में बैठने वाले भाइयों से मैं अर्ज करना चाहता हूं
ऑथेंटिक है, पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपके अच्छे आदमियों को सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है। कोई पार्टी में नेता छोटा नहीं, पार्टी कुछ नहीं होती है, जो व्यक्ति बैठता है उसी की भावना बनती है। बीजेपी के 2 प्रधानमंत्री हुए हैं, एक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने देश को नहीं बेचा, आज आदरणीय नरेंद्र जी मोदी है। अब आप देख लो, नौकरियां बढ़ रही है, हिंदुस्तान आसमान में छू रहा है, महंगाई कमजोर हो रही है। तो व्यक्ति होता है जो कुछ होता है। मैंने इनसे गलती से पूछ लिया कि आपके साथ वाले आपसे आगे थोड़ी गए होंगे। मैं जब एक सुनता है जो मेरा टीए था वो चीफ इंजीनियर हो गए, स्कूल के साथ न्याय कर रहे हैं। देख लीजिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती भाई महेंद्र जी। ये मंथन की बात है, फिर मंथन करिए, आज के दिन तो करिए, शाम को भूल जाइए। सम्मानीय भवनलाल जी, रामजिया जी, प्रेम जी, जोधा जी, हमारे इंजीनियर क्या जो भी है, लेकिन जिन्होंने, मैं नाम तो नहीं ले सकता भाई, राजनीति है आजकल, तो थोड़े दिन तो रहूंगा ना मैं, 4-6 महीने, तो उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। और लोभ आदमी के मन में होता ही है कि किसको नाराज करूं, किसको कुछ करूं। मुझे वादा किया गया था सबसे पहले आपको बुलाएंगे, और वादा सही निकला गलत निकला। मैं कितनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था, बताओ, मैंने कहा मैं सबसे छोटा आदमी हूं, सबसे पहले बुलाओ, लेकिन वो वादा नहीं निभाया। फिर भी मैं आपके बीच उपस्थित हुआ, क्योंकि अपनों से ही सुकून मिलता है, अपने ही मान होते हैं। और आप पूरा बात नहीं मानो तो मैं एक बात कहूं आपसे, जब मेरे भी 100 वर्ष पूरे होंगे तो चंदन की, कंडे की या लकड़ी को देने वाले भी आप ही होंगे, परिवार के होंगे। माफ करना, इसलिए अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। वो कितना भी आपका अपना पड़ेगा, तो अपनों में आने जाने में अपन को सुकून मिलता है, वो मिलता है। जैसे मैं 2 तारीख को गया, अब एक वहां पंचायत थी और इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। जयपुर में जातवाद के नाम पे, ग्रुप के नाम पे, कर्मचारियों के नाम पे जो भीड़ होती है, उससे बड़ी भीड़ थी। आप इसके गवाह हो, साक्षी। अखबारों में मैंने कॉलम देखा, इतना सा कॉलम था, 1-2 अखबारों ने दिया। हम बराबरी की बात करते हैं। जिस अखबार को बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलने वाला आदमी निकालता होगा, उसने पूरा प्रश्न दिया, क्योंकि वास्तविकता थी लाखों लाखों की भीड़ थी। मैं वहां गया, बहुत से नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। मैं सब नाटक देख रहा था, मुझे शुरू में बुलाया, मैंने कहा क्या बोलूंगा क्या नहीं, आदमी कुछ मुंह से निकल जाए तो लाखों आदमी है। यार मुझे बोलना पड़ा। आपने भी देखा होगा 4-5 दफा नाम पुकारा, मैं नहीं गया, लेकिन गया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, साहित्यिकों का आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े अफसरों का आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। जब मंत्री 2-2 सेकंड में वो छोड़ के चले गए, राम नारायण मीणा को पूरा समय दिया गया, किसी ने इशारा नहीं किया, जितना चाहा उतना बोला। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये पहचान होती। अभी आदरणीय एसडी साहब फरमा रहे थे सत्ता की चाबी। अभी सत्ता की चाबी, मैंने कहा यार मैं तो ऊपर जाने वाला हूं, कितना संघर्ष करता हूं मैं टिकट के लिए, आपको पता है। ये तेरी सीट नहीं है, ये उसकी सीट है। बड़ा अजीब ड्रामा जब होता है तो आदरणीय हाकिम साहब मैं आपको अर्ज करूं, ये तो आप जैसे सज्जन आदमी मेरे ऊपर रहम कर जाते हैं, मुझे राजनीति में जिंदा रख रखा है, लेकिन क्या मेरे पास बूंदी में वोट नहीं है? मुझे फोटो का डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो फिर काटेंगे। फोन काटता, मैं किसी को आरोप नहीं दे रहा, किसी का ऊपर नहीं करा, नेता मेरे खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं
राजस्थान में मेरी तरह सीधा खेत पे गांव से 3 किलोमीटर दूर साधारण से मकान पर रहने वाला कोई और भी है क्या? मैं ईमानदारी की नहीं कहता, मैं ईमानदार हूँ। मैं सेवा की नहीं कहता, मैं सेवा हूँ। मेरे पास इतने आते हो, काम हुआ कि नहीं हुआ। एक बुजुर्ग का भैया गया करेगा, क्यों आते हो तुम खेत में यार, परेशान होते हो? वो चुपचाप बैठा था, उसको शंका हो रही थी कि मैं कहूँ तो ये करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो उनके लायक कभी नहीं हूँ। उधर के भी बहुत है। तो उसने नाम लिया, जाती आगे लगी हुई थी, मैं समझ गया। मैंने कहा यहाँ कैसे आया? तो मोदी का रहने वाला है। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ नेताओं से कि मैं कुछ गलती कर जाता हूँ तो मुझे माफ कर दिया करो, क्योंकि मेरा समय का कोई अंत नहीं है। बताओ भाई, आप खुश हो इसलिए मैं इस स्थिति में खड़ा हूँ और यहाँ से भाषण दे रहा हूँ। आपकी वजह से भाषण दे रहा हूँ। मैं सही कहता हूँ आपसे। ये सब लोगों ने मेरी मदद की, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। एक कोटा जैसा पार्लियामेंट का पटकेला कोई खिता कर सकता है क्या इन परिस्थितियों में? आपने मेरा हौसला बढ़ाया, ताकत दी और हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया कि जिसका शहरों में कोई नहीं रहता, चंदों में कौन रहता था भाई? बहुत कम लोग रहते थे, और मुझे सांसद बनाया। तो मेरे को तो आपने बहुत मदद करी है। मेरा जैसा आदमी आपको राम राम करे कि नहीं करे मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हिंदुस्तान की धरती हो रहा है, संविधान के रहते हुए हो रहा है, और हम सब के रहते हुए हो रहा है। मैंने इस तरह का प्रकरण विधानसभा में डाला, जवाब ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? अधिकारी क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। क्या विधानसभा इतनी कमजोर है? क्या जो भी है। तो आदरणीय महेंद्र जी, माननीय रामेश्वर जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि देश को बाबा साहब ने बचाया है। आज यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, इस आश्रम में उन्होंने पढ़ाई चालू करी, यदि वो नहीं होते तो जातवाद बढ़ता, और जातवाद बढ़ता तो देश के टुकड़े भी हो सकते थे। मैं आपसे साफ अर्ज करना चाहता हूं। गरीबों में सांस नहीं आता और धर्म परिवर्तन ज्यादा होता। लेकिन आज के दिन मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है। हमें सम्मान चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नहीं कहता हमारा अपमान हो रहा है, लेकिन नेताओं की हालत आपको मैं बताता हूं। मैं 1 दर्जन चुनाव लड़े, मैंने मेरे को बड़ी कर पा रही है, मुझे टिकट मिला, लेकिन वो मिला क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको छोड़िए। लेकिन मुझे काम करने का मौका इसलिए नहीं दिया कि मैं आपके बीच का हूं, मैं तो ये मानने लगे। और आखिर में तो ये कहना चाहता हूं, इसलिए इस बात को समझिए और सोचिए, और जो नेता कहता है कि तेरी सीट नहीं है, उसको वोट देना बंद कर दीजिए। किसी पार्टी को माफ करना। ये नेताओं के पास वोट नहीं है, मैं नेतागिरी करूंगा, वोट नहीं है। वोट तो यहाँ बैठे देख लो आप। तो आपको हिम्मत के साथ कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं तो आपसे एक ही कर सकता हूं। में प्रस्ताव पास किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश को संविधान जिस व्यक्ति ने दिया, देश को जिस व्यक्ति ने जोड़ा है, गरीब के उत्थान की जिसने बात करी है, अभाव में भला है, और देश को मुख्य धारा में जोड़ने का जिसने काम किया है, वो हमारे स्वर्गीय आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। कृपा करके नए संसद भवन का नाम श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रख दीजिए। और मैं चाहता हूँ आपको इसका समर्थन करना चाहिए। में पेपर के भाई जो बैठे हैं, अखबार के भाई बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि भैया हमारे फोटो छापने के बजाय इस बात को छापिए कि हम मांग करते हैं संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। आप सहमत हो? हाथ खड़े करके समर्थन दीजिए। जहां अखबार वाले फोटो लेना चाहे दीजिए। एक भी आदमी नहीं है जो नहीं चाहता होगा, सब जाति के लोग हैं। मैं आप धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और नए संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रख दिया तो जो रखेगा उसका हम एहसान मानेंगे, माफ करना।
क्योंकि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में। सभी कौमों के लिए, मैं कौम की बात नहीं करता, दलित की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं करता, लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब है। क्या जो भी स्थिति है, 2 अप्रैल को 2-3 साल पहले एक घटना हुई थी, उसको मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से कर्ज किया गया गरीबों को, देखिए मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का उस दिन के लिए। हमने उनसे कहा, जिन लोगों ने आतताई ने निराश्रय व्यक्तियों को, निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए हैं, और फिर भी सरकार की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इनको विड्रा कर दीजिए। हमने छोटी मोटी बात और कही, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुकदमे पूरे तो उन्होंने नहीं लिए, लेकिन शायद आपने देखा होगा कुछ महीने पहले उन्होंने 60 मुकदमे वापस लिए। उसके लिए मैं अशोक गहलोत को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम 60 मुकदमे वापस आए। मेरे तो नहीं बने, लेकिन मेरी ओर से इनको 100 के 100 नंबर देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे रिएक्शन चाहता हूँ, क्योंकि भैया मेरा बूटी में कुछ नहीं है, मैं तो आपके जैसे आ जाता हूँ, गली में तो कोई मुझसे कुछ कहता नहीं है। इसलिए मुझे चंबल पार मेरे इलाके में भी जाना है, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ और इजाज़त के साथ ही जल्दी जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओके जोधराज जी, भाई एक्शन साहब, जिन्होंने हमारे वोट झंडे बांधे किसी जमाने में जब मैं पहला चुनाव लड़ा। मंचा से जाते हैं तो अपने अपने हितों से, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपनी अपनी सुविधा से, अपने अपने विचारों से, उसका अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं और आदमी स्वतंत्र व्याख्या करते हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सीमित दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये संविधान बनाया और वो संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में से एक संविधान है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया, देश के विकास का ध्यान रखा गया, स्वतंत्रता के नागरिक के अधिकारों का ध्यान रखा गया, कर्तव्यों का ध्यान रखा गया। हम कहीं उनको सीमित दृष्टिकोण से प्रदर्शित करके कहीं उनके बड़े रूप को छोटा तो नहीं कर रहे। वो किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो देश की संपत्ति। दृष्टिकोण वो होता है। आज साधारण बात है इस संविधान को बनाना, जिसने दुनिया को दिशा दी, जिसको कोई बदलने की ताकत नहीं रख रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, छोटा नहीं होना। हम छोटे रूप में प्रदर्शित करके उनकी महिमा को, उनके व्यापक प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ये उनके साथ अन्याय है। न्याय और अन्याय व्यक्ति से ये निरंतर प्रक्रिया है। आज हम यहाँ बैठे और आज मेरी उम्र है 80 से पार। जब मैं 25 साल का था, 20 साल का था, 18 साल का था, उस समय मेरा और आपका चेहरा क्या प्रदर्शित करता था, इसकी कल्पना नए लोगों को नहीं है। किस हालात में हम सब रहते थे, किसी को नहीं। आज कम से कम इतना तो मानो कि इस संविधान के प्रति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच के कारण आज आप नहीं महसूस करते कि हमारे चेहरों में परिवर्तन आया है, हमारे खुशहाली आई है, हमारे अधिकार मिले हैं। जो एक चपरासी बनने के लिए तरसा करते थे, वो जिला कलेक्टर बन रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बन रहे हैं।
ये परिवर्तन नहीं आया। केवल कमियां ही कमियां अपने स्वार्थों से देखते रहेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति न्याय नहीं होगा। अपने अपने हिसाब से व्याख्या न करें, उनके राष्ट्रीय स्वरूप को देख करके व्याख्या करें कि हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने किसी वर्ग विशेष का नहीं पूरे देश का कल्याण किया है। दृष्टिकोण यह रखो। अन्याय युगों से होता आया है, प्रतिरोध होता आया है, संगठन बनते रहे, अपने अपने हिसाब से सब काम करते चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। इसको कोई रोक नहीं पाए। लेकिन क्या आपने मुझे विधायक बनाया, आपने मुझे मंत्री बनाया, मेरी औकात बनाई। मैं किस गली में काकनेरा का रहने वाला था, मेरी राजस्थान में औकात बनाई। क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि सीट में बैठ के रहने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे समाज के नागरिकों की, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं कारगर प्रयास नहीं करूंगा? नहीं क्या? एक रहो, साथ रहो। कोई भी एक वर्ग किसी को भी ऊपर नहीं चढ़ा सकता। जिस किसी को भी ये वहम हो तो निकाल मुझे तो हर वर्ग का राजनीति में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक सहयोग है। एक जाति से कोई बढ़ नहीं सकता, एक वर्ग से कोई बढ़ नहीं सकता। मैं कर कह दूं मैं ब्राह्मण हूं, बस मैं तो ब्राह्मण ही हूं, जीत के देख ले ब्राह्मण है तो। कोई कहते कि मैं तो फला जाति से हूँ, मेरी जाति के इतने हैं, मुझे दे दो, तो जीत के देख ले अगले जाति के बल पर। कोई नहीं जीत सकता। इसलिए इस राष्ट्र का जो निर्माण किया है अम्बेडकर जी ने, वो सबके हितों के अनुरूप सबको अधिकार देते हुए एक सूत्र में बांधकर राष्ट्र का विकास करने का अधिकार दिया है। उसको तो समझो। भाषण दे करके अपनी नेतागिरी कर लो, अपने वोटों को इधर उधर करने की साजिश कर लो, ये तो अम्बेडकर ने नहीं कहा। तो अम्बेडकर के यहाँ भाषण दे रहे हैं और अम्बेडकर के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं। ये अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अन्याय है, उसकी प्रतिभा के साथ। आपको और हमको ये संकल्प लेना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए। आज दिशा, देश की दिशा कौन दे रहा है? ये तो अम्बेडकर। तो मेरा निवेदन है कि मैं दो छोटे से निवेदन करूंगा। एक निवेदन, मैं किसी की व्यक्तिगत ट्रांसफर की बात नहीं करूंगा, किसी के बच्चों की नौकरियों की बात नहीं करूंगा। सिर्फ निवेदन करूंगा कि जिस महामना की आज हम जयंती मना रहे हैं, उन महामना का जो सर्किल है उसकी दुर्दशा हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। और पिछली बार मैं याद दिला दूं सर आपको, पिछली बार जब हमारी चेयरमैन साहिबा यहाँ पधारी थी और उन्होंने हमसे आश्वस्त किया था कि हम किसी भी सूरत में आपको अगली अम्बेडकर जयंती से इस चौराहे का सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार करके दे देंगे। मैं आपके समाज की तरफ से, समस्त अम्बेडकर वादियों की तरफ से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा। ये सही है कि वादा किया था और हम उस वादे पे आज भी कायम हैं। ब्यूटिफिकेशन के लिए जो 17 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, उसके आजकल में टेंडर जारी होने वाला है और सब कामों का 190 करोड़ के नहीं 110 करोड़ के आसपास के कामों के टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए। अगले महीने में, इसी महीने में धारीवाल किया जाएंगे। इसका टेंडर जारी है। अब आजकल में टेंडर जारी हो जाएगा तो ये विश्वास दिलाऊं आपको, अगली जब भी अंबेडकर जी की जयंती आएगी हम उसको भव्य रूप से देखेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम उस वादे को निभाएंगे। भीम सैनिकों और अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनकी तरफ से आपका तहे दिल से साधुवाद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वादा आगे बना रहे और हम अगली बार तो अम्बेडकर जयंती मनाएं, बाबा साहब के भव्य
सुंदर सर्किल के उसमें मनाए। दूसरा मेरा निवेदन है सर, क्योंकि आपके हाथ का काम है और आपके भी दाएं का नहीं बाएं हाथ का काम है। हम हर बार जब से मैं स्टूडेंट लाइफ से इस बूंदी में आया हूँ सन 80 से, अम्बेडकर जयंती इस तरह ही कहीं न कहीं, कभी गली में, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, और रोड पे मनाते हैं। मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम एक सामुदायिक भवन, वो नगर परिषद के कब्जे में, नगर परिषद नहीं बनाने देती है। तो हमारा निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी हमें 100 बाई 100, 200 बाई 200 की एक ऐसी जगह अलॉटमेंट करवा दी जाए जहाँ ये दलित वर्ग के लोग, शोषित पीड़ित के लोग, सदियों से पीड़ित वर्ग के लोग बाबा साहब की जयंती को इस टेंट के नीचे धूप में बाकायदा इंडोर उसमें मनाएं और हम महसूस करें कि हम उस बूंदी जिले के, उस बूंदी शहर के निवासी हैं जहाँ के हमारे श्रद्धे हरिमोहन जी किसी जमाने में वित्तराज में मंत्री हुआ करते थे और आज भी पूर्व विधायक जो भी है उनका अध्यक्ष होने के नाते इनका डंका राजस्थान में बजता है। माननीय मुख्यमंत्री जिनकी पूरी बातें सुनते हैं, तो मेरा दूसरा निवेदन रहेगा आपसे कि हमें 200 बाई 200 का कहीं दे दीजिए ताकि उसमें भव्य एक निर्माण हो जाए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जय भीम, जय भारत, मेरे साथ 2-4 नारे लगाएंगे। जय 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 भीम,